अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो अब हमने डिस्कस करना है माई सेल्फ डॉक्टर इकरा और आपको पता है हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो नेक्स्ट पेपर है हमारे पास रीसेंट जून 24 का। सो ये पेपर आपने अच्छे से करना है और क्योंकि इसमें से काफ़ी चांस है कि रेपिटेशन हो सकती है। सो एक पेशेंट उसका डेवलप हो रहा है टेकेपनिया यानी हाई रेस्पिरेटरी रेट है उसका, कन्फ्यूजन है, पेटिकल रैश है और ये फेमोरल फ्रैक्चर के 48 घंटों बाद हुआ। अब मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि ये जो फेमोरल फ्रैक्चर है यानी कि लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर है। सो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के दो रिस्क होते हैं। नंबर वन ये कि फेमरल बोन बहुत ज़्यादा ब्लीड करती है तो इमीडिएटली पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। नंबर टू ये कि अगर इसकी सर्जरी वगैरह कर दी जाए फिर भी दो रिस्क होते हैं। इमीडिएटली विदिन 2 to 3 डेज़ उसको फैट एम्बोलिज्म हो सकती है, वो डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और इस चीज़ों के साथ आएगा। या फिर सर्जरी के बाद अगर वो इमोबाइल हो जाएगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तो 1 से 2 हफ्तों बाद भी वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आ सकता है जो कि डीवीटी एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो फेमरल बोन के फ्रैक्चर के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। डिपेंडिंग ऑन फीचर एंड टाइम पीरियड आपने डिसाइड करना है कि आंसर क्या है। सो ये जो 48 आवर्स के अंदर पेटिकल रैश और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कन्फ्यूजन एंड हाई रेस्पिरेटरी रेट स्टार्ट हो गया, दिस इज़ फैट एम्बोलिज्म। क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इतनी जल्दी नहीं है। एमआई में ओब्वियसली चेस्ट पेन होता है और सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट में भी टिकअपनिया और इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। 7 ईयर ओल्ड है, एब्सेंट सीजर था उसको एंड उसके लिए कौन सी मेडिसिन देनी है ये हमने पहले बहुत दफ़ा किया हुआ है। इथोसक्सेमाइड ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर एब्सेंट सीजर जो कि बच्चों में काफ़ी कॉमन है। 45 ईयर ओल्ड मेल है और एक्रोमेगैलिक फीचर है। एक्रोमेगैली क्या होती है? जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है और मोस्ट लाइकली पिट्यूटरी एडिनोमा यानी पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी के लेवल पे कोई ट्यूमर हो सकता है जहाँ से एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन बन रहा है। लैब में भी ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रेस था। एमआरआई पे भी पिट्यूटरी एडिनोमा आया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल ट्रीटमेंट इसका क्या होगा? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल थेरेपी ही होती है। वैसे तो हम लोग ड्रग्स भी देते हैं जैसे कि सोमेटोस्टैटिन एनालॉग दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इसको सर्जिकली ट्रांसफिनॉइडल सर्जरी करके रिमूव करते हैं। एक ओल्डर पेशेंट है उसको CAD था वो प्रेजेंट करा है। ऑर्थोपनिया एडीमा और चेस्ट एक्सरे। ऑर्थोपनिया एडीमा एंड चेस्ट एक्सरे इंडिकेट कर रहा है कंजस्टिव हार्ट फेलियर को। पल्मोनरी कंजेशन भी थी। मेडिसिन क्या होंगी? डिस्निया के रिलीफ के लिए हम फ़ौरन इनको डायरेटिक्स देते हैं क्योंकि डायरेटिक्स क्या करेंगी? आपका यूरिन आउटपुट बढ़ाएंगी जिससे आपका ब्लड वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट पे लोड कम होगा और लोड कम होगा तो जो डिस्निया हो रहा है वो इम्प्रूव होगा। और उसके अंदर भी फ्यूरासेमाइड जो है उसको प्रेफर किया जाता है। एक 2 साल के बच्चे को जो रेगुलरली वैक्सीनेटेड नहीं था उसको सडन वीकनेस हो रही है लेफ़्ट लोअर लिम्ब की आफ्टर अ फिब्राइल इलनेस। स्टोन पावर एंड रिफ्लेक्सेस आर डिक्रीज्ड। रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल। सो ये मोटर लॉस है यानी कि उसको पैरालिसिस हो रही है 2 साल के बच्चे को। सो मोस्ट लाइकली जो पैरालिसिस है मसल मोटर पैरालिसिस वो पोलियो की वजह से ही होती है। मोस्ट लाइकली जो है वो हमारे पास पोलियो है। एक एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकाराइटिस में मोस्ट कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके पास स्टेफ ओरियसी होता है। 45 ईयर ओल्ड है, उसको एडिसन था। हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, एब्डोमिनल पेन एंड हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आता है। विच इन्वेस्टिगेशन इज़ मोर रेलिवेंट टू कन्फर्म द क्राइसिस? अभी जो एडिसन है इसके अंदर मोस्टली होता यह है कि आपके पास कोर्टिसोल की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर आपने इसको कंफर्म करना है तो आप कोर्टिसोल ही मेजर करोगे। सो एडिसन ए इज़ एब्सेंट। सो एब्सेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोल इसमें एब्सेंट होता है। एक 30 ईयर ओल्ड वुमन है, उसको ब्लॉटिंग हो रही है और उसको साथ में हम देखेंगे तो डायरिया है, क्रैम्प्स हैं और आफ्टर डेयरी इनटेक विदाउट प्रायर GI डिजीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्टोज इंटॉलरेंस? अब पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वो प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंट ही है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन अडल्ट्स? अडल्ट्स के अंदर जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है वो मोस्टली हमारे पास लिवर सिरोसिस की वजह से होती है। लिवर सिरोसिस होगी तो ब्लड सारा पुल होगा पोर्टल वेन में एंड पोर्टल हाइपरटेंशन हो रही होगी। एक यंग पेशेंट जिसको एडवांस केराटोकोनस है, कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है? सो केराटोकोनस आपकी जब कॉर्निया की थिनिंग हो जाती है तो एस्टिग्मेटिज्म होता है जिसमें पेशेंट को डिफरेंट एंगल्स में उसका डिफरेंट तरह का एरर होता है और वो नॉर्मल ग्लासेस से ट्रीट नहीं होता, उसकी स्पेसिफिक ग्लासेस होती हैं। कौन सा ऑर्गन मोस्ट लाइकली साइट है जहाँ पे एमोबिक एब्सेस बनेगी? सो एमेबा जो है वो आपके इंटेस्टाइन के साथ साथ मोस्ट कॉमनली लिवर को इफेक्ट करता है और लिवर के अंदर एब्सेस कॉज करता है। विच इज़ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एनाफिलेक्टिक? ये बहुत दफ़ा आया हुआ है। एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए एड्रीनालीन या एपिनेफ्रीन ही दी जाती है और इसका जो बेस्ट रूट है वो IM है। यहाँ पे सबक्यूटेनियस दिया हुआ है लेकिन बेस्ट रूट जो है वो IM होता है। ठीक है।
30 ईयर ओल्ड है, RH नेगेटिव है, RH बच्चा उसने डिलीवर कर दिया। बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं व्हेन शुड RH इम्यूनोग्लोबुलिन, अच्छा माँ को इम्यूनोग्लोबुलिन जो हैं वो आपने कब देनी होती हैं, तो इमीडिएटली एट बर्थ विद इन 72 आवर्स आपने लाजमी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस तरह का ही, रेपिटेशन एट बर्थ ही देनी है और विद इन 72 आवर्स ही होती हैं। तो सम टाइम यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं, या अगर रियल एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे 2 ऑप्शन सेम हों या दोनों आंसर हो सकते हैं, तो फिर उसका आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाता है। एक RH नेगेटिव मदर है, उसने RH पॉजिटिव बच्चा डिलीवर कर दिया है। विद इन व्हाट टाइम फ्रेम शुड द पोस्टमार्टम एंटी-D डोज बी एडमिनिस्टर, तो ये भी एंटी-D इम्यूनोग्लोबुलिन विद इन 72 आवर्स देने चाहिए। एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, हाइव, इचिंग, ब्रोंकोस्पैस्म हो रहा है प्राइमरली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन से, तो हमें पता है जो ब्रोंकोस्पैस्म होता है ये IgE की वजह से ही होता है। एक एंशियस पेशेंट है, हाइपर वेंटिलेट कर रही है और रीब्रीथ कर रही है। ABGs में उसकी pH हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड कम है। अब pH हाई होने का मतलब है अल्कलोसिस है, ठीक है। और चूंकि वो हाइपर वेंटिलेट करिए, कार्बन डाइऑक्साइड सारा बाहर जा रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। वैसे भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एसिड समझते हैं, सो एसिड कम है तो दिस इज़ अल्कलोसिस, सो लाइकली दिस इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। बेरियम स्वालो के दौरान रैट टेल या टेपरिंग आपको डिस्टलीटोफेगस में इस तरह से कुछ नज़र आ रही है। मोस्ट कॉमनली ये जो टेपरिंग हुई हुई होती है ये इसोफेजियल कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। एक 5 साल के बच्चे को लो ग्रेड फीवर, कोराइजा, स्टील लाइक बार्किंग कफ, मैंने बताया था बी के बाद ग्रुप आता है बार्किंग कफ, कफ से ही आपने याद रखना है कि ये ग्रुप में है और आपको जो है वो स्टीपल साइन मिल जाता है लेटरल एक्सरे के ऊपर, सो दिस इज़ लाइकली ग्रुप, ठीक है। और अगर आपको थंब साइन मिलेगा तो थंब साइन जो है फिर वो किसको इंडिकेट करता है, एपिग्लोटाइटिस को, और वो इमरजेंसी होती है। एक 45-ईयर-ओल्ड मेल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, लो ब्लड प्रेशर और जुगलर वेन जो है वो डिस्टेंडेड है और मफल हार्ट साउंड। अब ये बैकस्ट्राइड है जहाँ पे मैंने आपको बताया था डी आपने याद रखना है, यानी कि इसके अंदर डिक्रीज ब्लड प्रेशर होता है, डिस्टेंट हार्ट साउंड्स होती हैं और आपके पास डिस्टेंडेड जुगलर वेन होती है। सो बैकट्राइड इज डायग्नोस्टिक फॉर कार्डियक टेम्पोनार्ड, दिस इज़ कार्डियक टेम्पोनार्ड। पेरिकार्डाइटिस में चेस्ट पेन होता है, न्यूमोथोरैक्स में RTA होता है मोस्ट लाइकली। RTA के बाद इसमें भी आ सकता है पेशेंट, लेकिन उसमें मीडियास्टिनल शिफ्ट आपको मिलती है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड और इस तरह की चीज़ें। एम्बोलिज्म के लिए रिस्क फैक्टर होना चाहिए, रीसेंट सर्जरी, मोबिलाइजेशन, हाइपरकोएगुलेबल स्टेट। एक एल्डरली पेशेंट है, वो बेड रिटन है ओवर 3 वीक्स एंड नाउ प्रेजेंट विद अ पेनफुल स्वॉलन लेफ्ट लेग। अभी आप देखो कि 3 हफ्ते से वो बेड रिटन है, यानी इमोबाइल है और पेनफुल स्वॉलन लेग के साथ आ रहा है, सो दिस इज़ DVT, सो लाइकली दिस इज़ DVT। उसके बाद एक वुमन है, इंटेंस डिस्ट्रेस में है आफ्टर हर मदर डेथ विद फ्लैशबैक, हाइपर एरोजल एंड इंट्रूसिव थॉट, शी बिलीव रिएक्शंस इज़ नॉर्मल। सो ये जो चीज़ें फ्लैशबैक आना और उसकी वजह से हाइपर विजिलेंट होना, एकदम से डर जाना, प्रॉपर नींद ना लेना, इंट्रूसिव थॉट्स होना, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर नहीं है, एनजाइटी भी नहीं है और स्ट्रेस भी नहीं। एक ओबीस पेशेंट है, उसका वेट 89 है और हाइट इतनी है। BMI का हमने क्या करना होता है, वेट इन kg ओवर हाइट इन मीटर का स्क्वायर, तो वेट उसका जो है वो 89 है और 172 मीटर में कन्वर्ट होगा तो 1.72 हो जाएगा और इसका स्क्वायर ले लेंगे। सो दिस इज़ 89 डिवाइडेड बाय 1.72 का स्क्वायर, सो ये आपका लाइकली आंसर है। एक बंदा है, उसका BMI 32 है, उसका वेट स्टेटस क्या है, सो ये ओबीस क्लास 1 है। 24 से नीचे तक हेल्दी होता है, सो 24 से लेके 29 तक हम कहते हैं ओवर वेट है, और 30 प्लस अगर वो होगा तो फिर हम कहते हैं कि ये ओबीस क्लास 1 है। सो दिस इज़ 32, दिस इज़ ओबीस क्लास 1। अंडर वेट नहीं है, ओवर वेट जो है वो हमारे पास 29 तक होता है और मॉर्बिड वीज जो है वो मोर देन 40 पे होता है। एक 65-ईयर-ओल्ड मेल जिसको यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, रिटेंशन है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया डायग्नोज हुआ। कॉमनली कहाँ से आता है, मैंने बहुत दफ़ा बताया कि प्रोस्टेट में बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया जो है वो ट्रांजिशनल जोन से आता है और ट्रांजिशनल जोन के अंदर मीडियन लोब आती है, और जो आपका प्रोस्टेट कैंसर है वो आता है हमारे पास पोस्टीरियर लोब से, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ देन मीडियल लोब। एक 75-ईयर-ओल्ड मेल को लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम है, लग रहा है कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया है। बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया का जो मार्कर है वो PSA है, अल्फ़ा फीटोप्रोटीन लिवर के अंदर होता है। ALP प्रेगनेंसी में, बोनी डिसऑर्डर्स के अंदर या बाइल डक्ट के प्रॉब्लम्स में रेज्ड हो सकता है, और CA 15-3 जो है ये ब्रेस्ट कैंसर में होता है। विच साइट इज़ मोस्ट कॉमन डेस्टिनेशन फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, सो ब्रेस्ट कैंसर सबसे पहले मेटास्टेसाइज होता है बोन्स की तरफ, उसके बाद लंग्स, फिर लिवर और लेस लाइकली ब्रेन की तरफ। सो मोस्ट कॉमन साइट जो है वो उसकी बोन्स है।
एक बच्चे को रिकरेंट ब्रीफ एपिसोड्स हो रही हैं, सडनली एक्टिविटी रोकता है, स्टेयर करता है फॉर अ फ्यू सेकंड और रिज्यूम कर लेता है, दिस इज़ एब्सेंट सीजर, जिसको हम पेटेट-मॉल सीजर भी कहते हैं। 45-year-old है, रिकरेंट टीबी है, फाउल स्मेलिंग, प्रोडक्टिव कफ विद डिस्निया, चेस्ट एक्सरे पे आपकी डायलेटेड एयरवेज जो हैं, ये जो डायलेशन होती है ये ब्रोंकिएक्टेसिस, एक्टेसिस का भी मतलब यही होता है परमानेंट डायलेशन, और इसमें फाउल स्मेलिंग, कपियस अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ होती है और साथ में रिकरेंट इन्फेक्शन की हिस्ट्री होती है, जैसे कि उसको बार बार टीबी हो रही है। कौन सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रिड्यूस कर देगी ब्रोंकिएक्टेसिस की फ्रीक्वेंसी को? सो अगर प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। एक ग्रैंड मल्टीपैरा एक्टिव लेबर में है फॉर 2 आवर इज़ फाउंड ऑन वजाइनल एग्ज़ाम टू हैव अ ब्रो प्रेजेंटेशन। सो अगर ब्रो प्रेजेंटेशन है डिलीवरी के दौरान तो ये नॉर्मल नहीं हो सकती, इमीडिएटली आपको सी सेक्शन करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ इमीडिएट सी सेक्शन। एक 35-year-old वुमेन है उसको बर्न हुआ है हेड एंड नेक, तो इसके लिए उसको 9% है, रूल ऑफ 9। इंटीरियर चेस्ट 9% एंड इंटीरियर एब्डोमेन 9%। टोटल परसेंटेज कितनी हो गई? 999, तो टोटल जो है वो हमारे पास हो जाएगी 27। इनिशियल रिससिटेटिव फ्लूइड क्या होता है? हमेशा रिंगर लैक्टेट, और प्रेफर्ड इनिशियल रिससिटेटिव फ्लूइड रिंगर लैक्टेट होता है। एक पेशेंट को क्रॉनिक रीनल फेलियर है, पोटाशियम उसका बहुत ज़्यादा है, हाइपरकैलेमिया, टॉल टेंटेटिव वेव भी इंडिकेट करती हैं हाइपरकैलेमिया है, मोस्ट लाइकली रीज़न हाइपरकैलेमिया। विच पार्ट ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जनरेट इम्पल्स? हम सबको पता है कि यहाँ से ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट करता है। 45-year-old मेल, क्रॉनिक कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट, चेस्ट एक्सरे पे बायलेटरल अपर नोडुलर ओपेसिटीज़ हैं, मोस्ट लाइकली दिस इज टीबी। क्रॉनिक कफ, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स और नोडुलर शैडविंग हुई है, सो ये ट्यूबरकुलोसिस है। एक फैक्ट्री वर्कर है, एसिड उसकी आंखों में चला गया, फ़ौरन उसको बहुत ज़्यादा पानी से आंख को इरिगेट करना पड़ेगा। एक बच्चा है जिसको ट्रीट किया जा रहा है विद अ प्लास्टर कास्ट फॉर राइट टिबियल फ्रैक्चर 6 weeks अगो, नाउ हैज़ माइल्ड पेन एंड स्टिफनेस इन द लेग, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? अब वो कह रहा है कि 6 weeks जो है ना आइडियल टाइम होता है, उसके बाद वैसे भी हमने कास्ट को क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। सो वी विल रिमूव 6 week रूटीन कास्ट रिमूवल विद मोबिलाइजेशन फिजियोथेरेपी एस। सो हमारे पास डेफिनेटली कास्ट रिमूवल जो है वो हम कर देंगे, क्योंकि 6 weeks पे करना ही होता है। ड्यूरिंग अ विब्रो कॉलरा आउटब्रेक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन क्या होगी? सो जो विब्रो कॉलरा है इसका फीको ओरल ट्रांसमिशन होती है, और मोस्टली जो वाटर है वो सोर्स है इसके ट्रांसमिशन के लिए। सो अगर क्लीन वाटर आप सप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप इसकी स्प्रेड को कम कर सकते हो। सो डू प्रोवाइड क्लीन वाटर। In liver cirrhosis, which of the following indicate poor prognosis due to impaired synthetic function? So liver cirrhosis में कौन सी चीज़ पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है? सो अगर हाइपोग्लाइसीमिया, स्प्लीनोमेगाली, एनीमिया नहीं, हाँ अगर प्रोलॉन्ग पीटी है, सो इसका मतलब है कि आपकी कोएगुलेशन फैक्टर ठीक से काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है लिवर उसको बना ही नहीं रहा। सो इसीलिए बॉडी में अगर प्रोलॉन्ग पीटी या हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया हो, दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ पुअर प्रोग्नोस्टिक फंक्शंस ऑफ लिवर, के लिवर अपने काम ही नहीं कर पा रहा, तो ये क्या ठीक होगा? ठीक है, क्योंकि लिवर का काम है विटामिन के की प्रेजेंस में कोएगुलेशन फैक्टर की एक्टिवेशन कराना। एक 55-year-old मेल है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, फटीग, नोजिया, अरिदमिया, हाई पोटाशियम, एबीजी पे लो पीएच, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस? मोस्ट लाइकली एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे क्या है? रीनल फेलियर है, पोटाशियम ज़्यादा है, तो इसका मतलब है पोटाशियम अंदर रिटेन हो रहा है, हाइड्रोजन भी रिटेन हो रहा होगा, इसीलिए पीएच कम है। सो दिस इज़ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। एक पेशेंट को इनलार्ज एक्रल पार्ट, कर्स फेशियल फीचर, एथ्रल्जिया, हेडेक, विजुअल डिफेक्ट एंड एलिवेटेड ग्रोथ हार्मोन, सो ये एक्रोमेगैली ही है, मोस्ट लाइकली दिस इज़ एक्रोमेगैली। रेसलर्स एंड बॉक्सर्स जो हैं वो अपने हेड गियर प्रोटेक्टिव पहनते हैं, क्योंकि वो क्या नहीं करना चाहते, वो कोई भी ईयर का ट्रॉमा नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से अगर कान के ऊपर लग जाए मुक्का तो वो अंदर खून, हीमाटोमा बनता है, खून जमा हो जाता है और उसकी एक कॉलीफ्लोर अपीयरेंस होती है। एक 5-year-old है, रूरल एरिया में, उसको एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड फटीग हो रही है, विच कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? कौन सी इंटरवेंशन जो है वो अप्रोप्रिएट है? सो रूरल एरिया में जो पेन और डायरिया हो रहा है, मोस्ट लाइकली यह हुआ होता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर वॉर्म इन्फेस्टेशन हुई होती है। सो डी वॉर्मिंग जो है वो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक हेल्दी न्यूली वेड सीकिंग रिलायबल कॉन्ट्रासेप्शन, न्यूली वेड हैं और उनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए विद गुड साइकिल कंट्रोल, बेस्ट ऑप्शन इनिशियली COCPs ही होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी उनको ना चाहिए हो और बैरियर मेथड इतना इफेक्टिव नहीं है। सो कंसीडरिंग के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है उनकी बॉडी में, जैसे माइग्रेन ब्ला 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 ब्ला, सो COCP जो हैं वो बेस्ट ऑप्शन के तौर पे कंसीडर की जा सकते हैं।
एक 45-year-old वुमेन, उसका यूरिन लीक होता है जब भी वो काफ़ी स्नीक करती है, मोस्ट लाइकली दिस इज स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस वो होती है कि वो वॉशरूम तक जाते जाते लीकेज हो जाता है, ओवरफ्लो जिसमें स्ट्रेस और अर्ज दोनों होते हैं, और फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कुछ नहीं है। 16-year-old boy, unilateral epistaxis, periorbital swelling, suspected CSF rhinorrhea after head trauma। अच्छा, हेड ट्रोमा के बाद उसको क्या हो रहा है कि एपिस्टैक्सिस, स्वेलिंग और नाक से उसका CSF फ्लूइड लीकेज हो रहा है। मोस्ट लाइकली ये पहले भी हमने किया हुआ है कि क्रिब्रीफॉर्म प्लेट वो साइट है जो वल्नरेबल होती है फॉर इंजरी एंड ईजिली फ्रैक्चर्ड, और उसकी वजह से CSF लीक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर CT इमेजिंग। CT इमेजिंग हमने कब नहीं करनी होती? अगर तो हमारे पास प्रेगनेंसी हो, अगर पेस मेकर हो, अगर स्टंट्स हो तो मे बी। और लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन द एंड। बच्चा जिसको क्लाइकी एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है, अपनी नीज़ को चेस्ट की तरफ ड्रॉ करता है और करंट जेली कलर स्टूल है, नन अदर देन दिस इज इंटरसेप्शन। डाइवर्टिकुलाइटिस पेनफुल होता है और बच्चों में वो लेस कॉमन है। अपेंडिसाइटिस भी टीनेजर्स में होता है और पेन यहाँ से यहाँ जाता है, और गैस्ट्रोएंटराइटिस में नोजिया वॉमिटिंग के साथ आएगा। 1 साल के बच्चे को पुअर फीडिंग, सेंट्रल साइनोसिस, क्लबिंग, ग्रेड 3 सिस्टोलिक मर्मर है सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में, सो हमें पता है पुअर फीडिंग, साइनोसिस, क्लबिंग, दिस इज टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। एक 3 साल के बच्चे को सॉफ्ट पेनलेस नेक स्वेलिंग है लेफ्ट पोस्टीरियर ट्राइंगल में, जो ट्रांसलुमिनेट होती है और आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज हो रही है। सो दिस इज सिस्टिक स्वेलिंग, ट्रांसलुमिनेट होना, इनलार्ज होना, और इसकी जो लोकेशन है दिस इज सिस्टिक हाइग्रोमा। लाइपोमा नहीं है। थायरोग्लोस्टल सिस्ट जो है वो टंग प्रोट्रूजन के साथ मूव करती है, और ब्रेकियल सिस्ट भी नहीं है क्योंकि पोस्टीरियर ट्राइंगल में है, दैट इज सिस्टिक हाइग्रोमा। कौन सी नर्व डेल्टॉइड मसल्स को इनोवेट करती है? सो एक्सिलरी करती है। एक स्कूल गोल्ड चाइल्ड है, वो बुक्स को रीड कर सकता है लेकिन उसको वाइट बोर्ड पे, यानी उसकी जो डिस्टेंट विजन है वो ठीक नहीं है। करीब से किताबें रीड कर सकता है लेकिन डिस्टेंट विजन उसकी ठीक नहीं है, सो दिस इज़ मायोपिया। इनिशियल मैनेजमेंट आपने DKA की करनी होती है, तो हम कौन सा इंसुलिन देते हैं? रेगुलर इंसुलिन देते हैं क्योंकि ये बहुत रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग होता है, सो इसको प्रेफर किया जाता है। एक पेशेंट को पेनफुल स्वॉलन काफ है, हमें लग रहा है कि दिस इज़ DVT। DV के गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड वीनोग्राफी है, लेकिन बहुत सारी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म नहीं की जाती बिकॉज इट इज़ इन्वेसिव। सो जो इनिशियली की जाती है वो डॉपलर है, लेकिन अगर आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड पूछी जाए तो वो वीनोग्राफी है। एक पेशेंट रैपिड ऑल्टरनेटिंग मूवमेंट्स नहीं कर सकता, यानी अपने हाथ को ऐसे 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 रैपिड मूवमेंट्स, अगर हम उसे कहें कोई भी ऐसे क्लैपिंग करो या रोटी पकाने के मूवमेंट्स करो, वो नहीं कर पाता। दिस इज़ नोन एज टिस्टेडोकाइनेसिया, और ये सेरिबेलर डिजीज़ की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। 25-year-old स्मॉल जॉइंट इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, स्पेयरिंग DIP, more than 1 hour morning stiffness, so this is rheumatoid arthritis. Most appropriate treatment, first line is methotrexate। एक बच्चा जो RTA के बाद आ रहा है, सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस, BP उसका ये है, हार्ट रेट 80 है, विच स्टेज? बेस्ट एक्सप्लेन करंट हीमोडायनामिक। अब RTA के बाद आ रहा है, ब्लड प्रेशर उसका कम है लेकिन हार्ट रेट ठीक हो गया, सो हाइपोटेंशन है, और इसकी वजह से सिग्नल जा रहे हैं आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलस इंक्रीज़ हो रहा है जिससे हार्ट रेट बैलेंस हुआ हुआ है, सो दिस इज़ कंपनसेटरी शॉक, बॉडी कंपनसेशन कर रही है। 34-year-old प्रेग्नेंट वुमेन है, severe hypertension, proteinuria, generalized tonic-clonic seizure, pregnancy, seizure, first line initially magnesium sulfate। अगेन प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको सीजर्स हो रहे हैं, प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट देने हैं। 60-year-old male screening lab show elevated alpha fetoprotein, high alpha fetoprotein is indicative of hepatocellular cancer। एक बच्चे को एक्जिमा है, एलर्जीज़ हैं, अस्थमा में IgE लेवल्स उसके एलिवेटेड हैं मोस्ट लाइकली, तो एक्जिमा, एलर्जी, अस्थमा, इसको हम एटोपी कहते हैं जिसमें मल्टीपल बॉडी प्रोन होती है टू सम एलर्जीज़। आफ्टर एक्यूट ब्लड लॉस इन RTA, ब्लड अर्जेंटली रिक्वायर्ड था, क्रॉस मैच नहीं था, कौन सा ब्लड यूज़ कर सकते हैं? तो O नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है और आप उसको क्या कर सकते हो? यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग फेशियल ट्रोमा, एक पेशेंट को इप्सीलेटरल पैरालिसिस है, नो आई माउथ मूवमेंट, एनेरिथमा, वार्म स्किन ऑन अफेक्टेड साइड, विच पाथवे इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन एडिशन टू मोटर डेफिसिट? सो फेशियल ट्रोमा है और इप्सीलेटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस है, सो कौन सा पाथवे जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है? सो मोस्ट लाइकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी जो फेशियल नर्व है आपकी, वो क्या करती है कि वो मतलब जो फेशियल पैरालिसिस है वो इंडिकेट करिए फेशियल नर्व की इंजरी, और वार्म स्किन जो है बिकॉज जो आपकी फेशियल नर्व है उसमें पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं टू सिलेवरी ग्लैंड्स एंड टू डिफरेंट ग्लैंड्स, सो उसके अंदर मोस्ट लाइकली या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इंजर्ड है।
एक फैमिली डेवलप करी है जनरलाइज इचिंग वर्स एट नाइट जेनिटल एरिया आफ्टर स्टेइंग इन अ होटल, सो दिस इज़ लाइकली स्केबीज जो कहीं रहने से फिर हो गई है, और इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस या इनिशियल ट्रीटमेंट परमेथ्रिन है। मोस्ट कॉमन एज फॉर फिब्राइल सीजर, सो ये 6 महीने से लेके 5 ईयर्स तक होते हैं, उसके बाद बच्चा इनसे फिर आउटग्रो हो जाता है। एक फिब्राइल 3 साल की लड़की थी, उसको डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी यूरिन RBC थे लेकिन कास नहीं थे मोस्ट लाइकली, सो बच्ची को डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी फीवर है, लाइकली दिस इज़ UTI। आफ्टर RTA एक पेशेंट को मिड शाफ्ट फ्रैक्चर हो गया, मैसिव हेमरेज और उसकी डेथ हो गई। तो ऊपर फर्स्ट MCQs में भी हमने ये डिस्कस किया है, फीमर इज़ वन ऑफ द लॉन्ग बोन और ये मैसिव हेमरेज करती है, हाइपोवोलेमिया करती है और उसकी वजह से पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ हाइपोवोलेमिक शॉक। Fetal period of human development extend from which gestational age range? सो जो फीटल पीरियड है यानी फीटस वो कब तक होता है, 9 वीक से लेके 9 वीक से पहले वो एम्ब्रियो होता है, 9 वीक से लेके टर्म तक वो क्या कहलाता है, फीटस होता है। एक 4 साल का बच्चा 3 डिजिट्स थे और वो ज्वाइन हुए हुए थे, उसके ऐसे जुड़ी हुई थी फिंगर्स, इसको क्या कहते हैं, सिंडेक्ली कहते हैं। पॉलीडेक्ली का मतलब होता है एक्स्ट्रा फिंगर का होना, लेकिन सिंडेक्ली का मतलब होता है कि वो आपस में फ्यूज़ हुई हुई होती हैं। एक 9 साल के बच्चे को सडन एब्डोमिनल पेन और रेड यूरिन है आफ्टर 3 days ऑफ फीवर, ट्रीटेड विद एन एंटी मलेरियल, ही इज पेल एंड जॉन्डिस, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन? एब्डोमिनल पेन, रेड यूरिन आफ्टर एंटी मलेरियल। सो प्राइमाक्वीन के बाद अगर रेड यूरिन होना शुरू हो जाए, लाइकली ये बंदा G6PD डेफिशिएंट था। कैसे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हुआ और उसने हिमोलिसिस कर दी, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास G6PD नहीं था, ठीक है। एक 45-year-old डायबिटिक वुमन है विद अ लेग वूंड आफ्टर अ ब्लास्ट डेवलप सिवियर पेन, क्रेपिटस, थिन ब्राउन, फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो मोस्ट लाइकली आपके पास ये जो क्रेपिटस है और फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ये गैस गैंग्रीन डायबिटिक पेशेंट में काफ़ी कॉमन है। विच फ्लूइड इज़ रिकमेंडेड फॉर गैस्ट्रिक लेवाज थ्रू NG ट्यूब? सो NG ट्यूब से जब हम गैस्ट्रिक लेवाज करते हैं तो नॉर्मल सेलाइन की मदद से ही करते हैं। विच सिनेरियो इज़ अ क्लियर कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर गैस्ट्रिक लेवाज? अगर एक पेशेंट ने एस्पिरिन ले लिया, पैरास्टामोल या ऑर्गेनोफॉस्फेट, इन सब में कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच इंजेक्शन में गैस्ट्रिक लेवाज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप उसको नीचे पुश करोगे तो आप म्यूकोज़ा को मज़ीद एक्सपोज करोगे और उसको इंजरियस बना दोगे। आफ्टर एन RTA पेशेंट मैंने एक वीडियो में आपको पिछले बताया हुआ है कि GCS कैसे कैलकुलेट होता है और दिखाया हुआ भी है। आइज़ अगर तो बिल्कुल भी वो बातें करने पे ओपन कर रहा हो, मतलब नॉर्मली भी ओपन कर रहा हो तो 4 स्कोर देते हैं, अगर वॉइस पे कर रहा हो तो 3, और अगर पेन स्टिमुलस पे आई ओपन कर रहा हो तो 2 स्कोर हैं। सो यहाँ पे उसके 2 स्कोर हैं। इनअप्रोप्रिएट हमने कहा था साउंड्स हैं तो 4, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं तो इसके लिए उसके 3 स्कोर्स हैं, और एबनॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है तो इसके लिए भी 3। सो 3, 3, 6, 7, 8। सो GCS इसका टोटल 8 बनता है, ठीक है, दोनों ऑप्शन सही हैं। एक 18 वीक प्रेग्नेंट वुमन है, प्रायर हिस्ट्री है जेस्टेशनल डायबिटीज़ की, स्क्रीनिंग के लिए आ रही है। प्रेगनेंसी के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट और डायग्नोस्टिक OGTT ही होता है। प्राइमी है, नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी BMI के साथ आ रही है। व्हाट टोटल जेस्टेशनल वेट गेन शुड बी टारगेटेड? सो कितना वेट गेन वो कर सकती है प्रेगनेंसी में? तकरीबन 11 से 16 kg। अगेन मिस प्रिंटिंग है, सेम आंसर है। विच फैक्टर प्राइमरीली इंक्रीज द GFR? GFR जो है वो क्या इंक्रीज़ करता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर इंक्रीज़ होगा, क्या उससे हमारे पास GFR इंक्रीज़ होगा? येस। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो हमारे पास फ्लूइड जो है वो ज़्यादा जाएगा उनके अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, और GFR इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर ज़्यादा होने से नहीं, तब तो रिटेन रहेगा, डिक्रीज़ हाइड्रोस्टैटिक भी नहीं, और बॉमन कैप्सूल प्रेशर से भी डिक्रीज़ होगा। एक पेशेंट जिसको इंटरमिटेंट फाउल स्मेलिंग, डायरिया, ब्लॉटिंग, क्रैम्प्स है, सिस्ट है, मल्टीन्यूक्लिएटेड ट्रोफोजाइट है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके लिए हमने मेट्रोनिडाज़ोल देनी है। आफ्टर 4 months ऑफ एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी पेशेंट को जिंजिवल हाइपरप्लेजिया हो रहा है। मोस्ट लाइकली जो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करती है वो फेनेटॉइन ही करती है, ठीक है। अब इससे आगे फिर मैं नेक्स्ट 80 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एंड देन 50 करेंगे, तो ये पेपर भी ख़त्म हो जाएगा। मीन वाइल कोई क्वेश्चन कंसर्न, कोई चीज़ समझ ना आई हो या मेरी तरफ से कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू।